साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ। गाज़ियाबाद अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो ये उत्तर प्रदेश का पहला ज़िला है अगर आप बात करें कि देश की राजधानी एनसीआर से। और गाज़ियाबाद अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिहाज से अहम इसलिए हो जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है अमूमन जो देखा जाए कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा कमज़ोर है। ये बात खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कहते हैं कि हम लोग पश्चिम में थोड़ा कमज़ोर हैं। इस बार जो है लड़ाई और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो उनका अलायंस दल था 2022 के चुनाव में आरएलडी, अब इस समय तो वो भाजपा के साथ है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जो संभावित ये भी है कि जो रथ यात्रा उनकी शुरू होगी, जैसे 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो रथ यात्रा अखिलेश जी लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में चले थे। इस बार भी समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा जो है गाज़ियाबाद से ही शुरू होने की कवायद लग रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब गाज़ियाबाद में समाजवादी पार्टी कितनी तैयार है, क्या मुद्दे हैं वर्तमान में आपको पता है, चाहे राम मंदिर में जो चढ़ावा है उसकी चोरी की बात हो, या जो जनजी का प्रोटेस्ट है जो उस सरकार में हुआ कि जो सरकार कहती थी कि हमारे पास इस्तीफे नहीं होते हैं, वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होता है। आपने देखा कि जंतर मंतर पर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। वहीं एक और मांग उठ गई है कि अभी देश में आरक्षण खत्म करो, उसकी मांग मुहिम बड़ा तेज़ हो रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के और कैसी तैयारी है समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से गाज़ियाबाद में, मेरे साथ इस वक्त सिकंदर यादव जी मौजूद हैं आपके स्क्रीन पर। इनसे बातचीत करते हैं। ये समाज सेवी, अगर आप गाज़ियाबाद में आएंगे और सिकंदर यादव का नाम लेंगे तो समाज सेवी लोगों में आपसी भाईचारा के काम करने के लिए, और पूर्व में इनकी पत्नी जो है मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं गाज़ियाबाद में, एनसीआर में बात करें तो इनसे समझना बहुत अहम है और काफ़ी पढ़ते लिखते हैं ये, तो इनसे समझते हैं कि क्या रणनीति है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी गाज़ियाबाद से कैसे अपने अभियान को शुरुआत करेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद जी। गाज़ियाबाद पहला ज़िला उत्तर प्रदेश का, यहाँ से बात करें गाज़ियाबाद से, अगर बात होती है गाज़ियाबाद से गाज़ीपुर तक का, तो गाज़ियाबाद पहले नंबर पे आता है। आप लोग थोड़े कमज़ोर है संगठन के हिसाब से, सीटें नहीं निकलती हैं, इस बार क्या रहेगा माहौल? देखिए, इस बार का जो माहौल है वो एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ से विधायक भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के। मुन्नी जी विधायक रहे थे उपचुनाव में। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कमज़ोर हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं होमवर्क की जो हमें अपनी कमियाँ दूर करनी है। और जहाँ तक इस बार की बात है तो इस बार माहौल में बहुत बड़ा बदलाव है। इससे पहले अगर आप लोकसभा चुनाव के परिणाम लें तो जो गठबंधन की प्रत्याशी थी उनकी जो वोट है वो बहुत अच्छी वोट थी, खासकर गाज़ियाबाद की सदर सीट से उनको जो लोकसभा में वोट मिली। और जब पिछले 2 सालों में जो बदलाव आप देखने को मिल रहा है, चाहे वो राम मंदिर के रूप में हो, जेएनजी के रूप में हो, या अन्य बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब एथनॉल को लेकर भी बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही। तो मेरा ये मानना है कि अब जो चुनाव होगा इस बार आप देखेंगे पश्चिम से एक वेव बनेगी। पहले होता था क्या कि हमारी पार्टी की वेव पूर्व में जाके बनती थी, मध्य से शुरू होती तो पूर्व में बनती। लेकिन इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं, जो लोगों से हमको फीडबैक मिल रहा है, उससे ये है कि पश्चिम से एक वेव बनेगी और वो पूर्व तक जाते जाते सुनामी में बदल जाएगी और भारी बहुमत के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार इस बार 2027 में बनेगी। ऐसा क्या होगा, भाजपा से लोग ऐसा क्यों नाराज़ हो गए इतने कम दिनों में ही? देखिए, एक तो ताज़ा उदाहरण आपने जंतर मंतर कवर किया है, आपके बहुत साथी वहाँ रहे हैं। देश का जो भविष्य है, जो हमारी जेनजी है, अब ये खाली जेनजी का आंदोलन नहीं था, इसमें बेरोजगार लोग भी थे, इसमें मनुवाद से जो प्रताड़ित लोग हैं वो भी थे, इसमें वो लोग थे जो 12 साल से दबे हुए थे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो सरकारों ने महंगाई से, बेरोजगारी से जो मुद्दा हटा के धर्म के पर ले जाके, मंदिर मस्जिद पर ले जाके खड़ा किया था, वो इस जैन जी ने वापस लाके बेसिक मुद्दों पे लाके खड़ा कर दिया। और वो वेट कर रहे हैं कि सत्ता से कौन लड़ रहा है। आज आप देश में, प्रदेश में अगर कहीं देखेंगे सत्ता से अगर कोई टकरा रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जैन जी, ये राम मंदिर आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे जब कलेक्ट होंगे तो बहुत ज़बरदस्त खिलाफत का एक वर्ग तैयार होगा और वो सारा का सारा कन्वर्जन हमारी तरफ होगा। अगर भाजपा जो है एक कोई हिंदुत्व का मुद्दा ला देगी, उस हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर वो बैटिंग कर देगी तो ये सारे मुद्दे पीछे हो जाएंगे फिर। देखिए, 12-14 साल से हिंदुत्व के नाम पे तो बैटिंग हो रही थी, लेकिन उस बैटिंग का नतीजा क्या हुआ? राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जब ये केस खुला तो सबसे ज़्यादा निराशा, हताशा बीजेपी के वोटर को हुई। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जिन्होंने कहा यार इन लोगों ने चंदा भी नहीं छोड़ा,
चढ़ावा भी नहीं छोड़ा। चंदा तो ये जब पार्टी बनी तब खा गए थे राम मंदिर के आंदोलन, और चढ़ावा अब खा गए। तो जब इन्हीं का वोटर इनसे इतना ज़्यादा निराश है तो ये मुद्दा अब हिंदू मुस्लिम या हिंदुत्व वाला अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो बेसिक नीड है, मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। गाज़ियाबाद की आपने बात की, गाज़ियाबाद में आप सड़क पे चले जाइए, किसी ई रिक्शा वाले नौजवान को रोकिए तो आप देखेंगे जो ई रिक्शा चला रहा है वो ग्रेजुएट मिलेगा आपको। आप स्विगी जोमेटो की जो डिलीवरी बॉय कर रहे हैं वो आपको कोई MBA कोर्स करा हुआ मिलेगा, कोई BTech मिलेगा, ग्रेजुएट से कम तो मिलेगा ही नहीं। वो लड़का 8,000 10,000 रुपये महीने पे आज काम कर रहा है, और पिछले 14 सालों से 12 सालों से उसको यही उम्मीद है कि उसे जॉब मिलेगी, उसका जीवन बेहतर होगा। लेकिन वो गन्ने के रस के ठेले चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है और जोमेटो स्विगी की डिलीवरी कर रहा है। एक डिलीवरी पे 50 रुपये मिलते हैं, जिसमें से उसको पेट्रोल भी अपना खर्च करना होता है। तो हालात बहुत भयावह हैं और नई पीढ़ी बहुत ज़बरदस्त बदलाव के मूड में है। उसका ट्रेलर आपने जंतर मंतर पे देखा और उसका रिजल्ट आपको उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में, आने वाले चुनाव में दिखाई दे। उत्तर प्रदेश की उम्मीद कौन है? देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, आज पूरे भारत में अगर कोई उम्मीद है, कोई विपक्ष से कोई चेहरा लड़ रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव जी। आप बता दीजिए मुझे, आप चाहे राम मंदिर घोटाला हो, जेनजी का हो, या इस प्रोटेस्ट में आदरणीय डिम्पल जी ने जो काम किया, या हमारे सांसदों ने जो काम किया, या जितने भी जेल जाने का वो था, उसमें सबसे बड़ा चेहरा। और आप देखिए कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हों, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हों, महाराष्ट्र के हों, सब लोगों की आज नज़र में अगर कोई सरकार से, सत्ता से कोई लड़ पा रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। एक नई बहस जो है वो देश में छिड़ गई है, अगर देखा जाए हालिया में, वो है कि सोशल मीडिया पे तमाम लोग बात कर रहे हैं, आरक्षण इस देश से ख़त्म होना चाहिए, उसको लेकर के नई बहस छिड़ गई है। क्या लगता है कि सरकार करवा रही है कि जो युवा हैं वो खुद कर रहे हैं? देखिए, ये सरकार जो है अंग्रेज़ों की पॉलिसी पे चलती है, बांटो और राज करो। पहले तो इन्होंने धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम में बांटा और राज कर लिया। अब इनकी वो धर्म की गाड़ी ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रही है, इन्होंने देखा ये फंस गई है। तो इन्होंने देखा ये जो जेनजी आई है, दिल्ली में बैठी है, अब इसको डिवाइड कैसे किया जाए। तो वो ये आरक्षण की बात जानबूझ के उठा रहे हैं, जिससे जेनजी के लोग, नई जनरेशन के लोग बट जाएँ, डिवाइड हो जाएँ। मुझे इनसे सिर्फ यही कहना है कि जो भी आज आरक्षण को हटाने की बात कर रहा है, उसको बाबा साहब की एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़नी चाहिए। जाति का विनाश बाबा साहब ने लिखी है, और उसमें साफ दिया है कि आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि असमानता है, भेदभाव है सामाजिक आधार पर। अब आप भेदभाव किस वजह से है? जाति की वजह से। आप आरक्षण हटाने की बात क्यों करते हैं? आप जाति को हटाने की बात कीजिए ना, इंटरकास्ट मैरिजेस कीजिए, अपने नाम के आगे से जाति हटा दीजिए, फिर उसके बाद अपने आप आरक्षण तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, जाति समाप्त हो जाएगी। भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर, आरक्षण दिया जा रहा है जाति के आधार पर, तो आप आरक्षण को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कभी मंदिरों के आरक्षण को हटाने की बात नहीं करते। आप सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के आरक्षण को हटाने की बात नहीं करते। हजारों सालों से चंद लोग सत्ता में बने हुए हैं, उनको हटाने की आप बात नहीं करते। आप EWS दे देते हैं 4 दिन के अंदर, आप खुद तो आरक्षण दे रहे हैं। तो ये जानबूझ के जेनजी को डिवाइड करने के लिए, आंदोलन की धार को कम करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया। लेकिन मेरी ऐसी उम्मीद है जो भारत का नौजवान है वो ग्रोक पे, गूगल पे, चैट GPT पे एक्टिव है, वो ज्ञान की तलवार साथ लेके चलता है। वो जाएगा और PDF खोलेगा, जाति का विनाश पढ़ेगा, तर्क करेगा, और वो इनकी ये चाल फेल हो जाएगी। तो ये सरकार का लग रहा है कि सरकार कुछ चाहती है कि अब यूथ जो है वो आपस में बटे, जो एक साथ इकट्ठा हुआ था दिल्ली में, जो एकता दिखाई थी वो बटे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार का ही एजेंडा, प्रोपेगेंडा है। उन्हें अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। उनको दिख रहा है 27 में बहुत बड़ा खतरा यूपी में, और उसके बाद 29 में भी इनको बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। तो उसको जनरेशन को बांटने के लिए, काटने के लिए, उसको डाइवर्जन करने के लिए ये आरक्षण को लेके आए हैं कि जिससे 2 फाड़ हो जाए। कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ लोग उसका विरोध करेंगे, और इनमें डिवीज़न हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये जनरेशन आपके काबू में आएगी नहीं। आपने इसको अगर कम मान के आँख के आप चल रहे हैं, आपने शुरू में देखा जंतर मंतर पे सरकार ने सोचा कि ये थोड़े दिन में थक हार के बैठ जाएंगे या हम इसको दूसरे तरीक़ों से हटा लेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और इस जेनजी ने आपने कवर उसमें किया है, जो गोदी मीडिया है, जो भारत की स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है आज की डेट में, उसको जेनजी के क्वेश्चनों के आंसर उसके पास नहीं थे। उसने ऐसे ऐसे प्रश्न आज की बच्चों ने पूछे हैं कि इनके पास वो जवाब नहीं थे। तो जब सच और झूठ की लड़ाई है, इनके पास झूठ है और जनता के पास सच है, और जनता जब इस स्तर पे आ जाती है कि उसे लाठी से, गोली से, डंडे से एक भय उसका निकल जाता है, तो ये क्रांति की शुरुआत होती है।
आपने ऐसे बहुत से प्रकरण इसमें देखे, जैसे वो रिया ने बस रोकी, जैसे अनिल सिंह ने बात की, जैसे एक लड़का पिट रहा था, तो इनका भय सरकार ने लाठीचार्ज करके दमन करके निकाल दिया है। और जब किसी का भय निकल जाता है तो फिर वो क्रांति का आप समझिए कि वो भगत सिंह बन जाता है। तो अगर सरकार किसी भी तरह की फूट डाल के भयभीत करके अगर चाह रही है कि दब जाएगा तो दबेगा नहीं, ये आग और बढ़ेगी। ये बच्चे, ये नई जनरेशन पेट्रोल है, जितना आप बुझाने की कोशिश करोगे उतना और भड़केगा। उसका एक ही समाधान सरकार के पास है कि बेरोजगारी, महंगाई पे बात करे और उन साधनों को, अर्थव्यवस्था को, चीज़ों को दुरुस्त करे जो इनकी मांग है। अगर उसने नहीं की तो वो बदलाव के लिए तैयार रहे। अभी हम लोग गाज़ियाबाद में बैठ के बात कर रहे हैं। हम बैठे हैं, गाज़ियाबाद है और गाज़ियाबाद में 5 सीटें हैं विधानसभा की। इस वक्त समाजवादी पार्टी 5 में 0 है, कोई सीट नहीं है। 27 में कितनी सीटें आप देख रहे हैं? गाज़ियाबाद की बात कर रहे हो। देखिए, बीइंग एक वर्कर, एक पार्टी का वर्कर, मैं तो ये मानता हूँ कि 5 में से 5 हम जीतेंगे। उस मानने के पीछे रीज़न है कि जो ये प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर पे, उसमें ट्रांस इंडियन के गाज़ियाबाद के हज़ारों बच्चे थे, तो वो सरकार के विरोध में गए ना। तो वो जब वोटर कहाँ के हैं? गाज़ियाबाद के। तो जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे और जब चुनाव होगा, वोट की बात की जाएगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ना सिर्फ वोट देंगे बल्कि सपोर्ट भी देंगे और इनके खिलाफ प्रचार भी करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि हम 5 की 5 सीटें 27 में जीत सकते हैं। अगर आपको पार्टी, क्योंकि आप भी संभावित उम्मीदवार हैं, आपके भी नाम की चर्चा है, पार्टी कहाँ से आपको जिम्मेदारी दे तो आप अच्छा करेंगे? और क्या आपके मन में क्या चला, तैयारी कितनी है आपकी? देखिए, मैं तो आप गाज़ियाबाद में पूछ लीजिए, मतलब पिछले 14 साल मुझको हो गए सामाजिक क्षेत्र में, सोशली मैं काम करता हूँ, पार्टी की सभी उसमें मैं भाग लेता हूँ। और जब कोई बात आती है तो वो पार्टी का जो आला कमान है, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, या जो भी हमारा संसदीय बोर्ड है, जो भी टिकट तय करता है या जो भी लड़ने का हो, ये अधिकार उनका होता है। वर्कर हमेशा तैयार वर्कर को रहना चाहिए। सैनिक का काम है कि उसको लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कहाँ से लड़ी जाएगी, किस मोर्चे पर लड़ी जाएगी, कौन सा क्षेत्र होगा, कहाँ भेजा जाएगा, ये पार्टी तय करेगी। और वो लड़ाएं ना लड़ाएं, हमें ये कि हमारी सरकार आए और ये जो दमनकारी तानाशाही लोग सत्ता में बैठ गए हैं, जो सिर्फ धर्म की बात पिछले 12 साल से कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए जो भी भूमिका हमारी पार्टी हमको देगी उसको हम अच्छी तरह से निभाने की पूरी कोशिश करें। आपको लगता है कि भाजपा अगर हिंदू मुसलमान की बात करेगी 2027 के चुनाव में, तो जो नई पीढ़ी है उनकी बातों में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा ना। आप उसका परिणाम, हम 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इसको खोला था राम मंदिर वाले प्रकरण को, तो इन लोगों ने दबाने की कोशिश की, बहुत सारे अनर्गल आरोप भी लगाए गए, लेकिन वो मामला दबा नहीं, वो फैल गया, आग की तरह फैला, चेन रिएक्शन की तरह फैला। ऐसे ही इन्होंने यहाँ भी बहुत कोशिश करी। जैसे जो अराजकता, तो गाज़ियाबाद में 1-2 लोग हैं जिनके नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम लग गए। उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम पोलराइज करने की कोशिश की। आप जंतर मंतर पे देखिए, जुनैद खाना खिला रहा है, हमारे सिख भाई वहाँ रक्षा कर रहे हैं। हर आदमी, हर जाति का, हर समाज का, कौन सा ऐसा भारत का जाति, धर्म, संप्रदाय है जिसका बच्चा वहाँ ना हो? सब लोग वहाँ थे। तो अगर उन्होंने इनकी बात को माना होता, उस डिवीज़न को माना होता, तो वो एकजुट नहीं हो पाते। और उन्हीं की ताकत से ये लोग डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि इनका जो हिंदुत्व का कार्ड है, पोलराइज करने का कार्ड है, ये ज़्यादा दिन चलेगा। क्योंकि अगर कोई आदमी बेरोजगार होगा, नौजवान, तो वो पहले मंदिर की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा अपनी डिग्री की, अपने कैरियर की। मैं आपको गाज़ियाबाद का उदाहरण बता सकता हूँ। बहुत सारे बिल्डर यहाँ प्रोजेक्ट वगैरह हैं, आए, हमारे टाइम में बहुत ग्रो भी किए। आज स्थिति ये है कि बीटेक करने वाला लड़का, सिविल इंजीनियर लड़का 15,000 रुपये की नौकरी कर रहा है पूर्वांचल से आगे। उस 15,000 में 4,000 कमरे का किराया देता है, 1,000 दूध का देता है, अपना ट्रैवल का निकालता है, और उसकी जेब में 2-3 हज़ार रुपया। तो बीटेक जिसको 50,000 35,000 कम से कम मिलने चाहिए, वो 15,000 में यहाँ सर्वाइव कर रहा है। तो वो कभी भी इनकी धर्म के जाल में नहीं आएगा। ये इन्होंने, तो जब तक आना था आ गया। एक हर एक चीज़ की एक स्टेज होती है, एक उसका मिड पॉइंट है, एक पीक पॉइंट है। तो ये अपने पीक पे पहुंच चुके हैं और पीक के बाद ढलान है। तो भारत के नौजवान ने बदलाव का ये बिगुल बजा दिया। अगर ये लोग नहीं संभले तो ये बहुत बुरी तरह से उत्तर प्रदेश से साफ हो। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम लोग पश्चिम में थोड़े कमज़ोर जरूर हैं, लेकिन इस बार हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पश्चिम में एक नया आंकड़ा जो है वो सामने आएगा। आप लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं। और आप देखेंगे कि जो मान्य जी सर्वे करा रहे हैं, जो विपक्ष पार्टी सत्ता वाली सर्वे करा रही है, उसमें चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। उसमें ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है कि बहुत ज़बरदस्त इनकी खिलाफत है। अब खिलाफत का झंडा खड़ा कौन है? अब जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राहुल गांधी जी का चेहरा था संविधान के साथ में, तो सारा का सारा वो वोट जो हमको कभी नहीं मिलता था, वो वोट हमको मिला। और आज उत्तर प्रदेश के नौजवान को, किसान को और व्यापारी को सबको पता है कि अगर बदलाव कोई कर सकता है तो वो माननीय अखिलेश जी कर सकते हैं। तो जब वो उन्हें बदलाव चाहिए तो उन्हें हमारी तरफ आना पड़ेगा। और ये बदलाव के जो सिम्टम्स हैं, जो बादल इकट्ठे हुए हैं, जैसे चुनाव नज़दीक आएगा 1-2 महीने पहले, आप लोगों को वो जो मैंने कहा है कि एक वेव पैदा होगी पश्चिम से, और इस बार हम ये रिकॉर्ड सारे ध्वस्त कर देंगे। हम पश्चिम से ही जीतते हुए पूर्व की तरफ। आरएलडी आपके साथ नहीं है? भले ही ना हो, आरएलडी भले ही कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। आरएलडी का जो भी फैक्टर था 8-10 सीटों पे था, और उन्होंने अपना जो क्रेडेंशियल था उसको ख़त्म कर दिया बीजेपी के साथ। आरएलडी के बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे गन्ना किसान है, वो आरएलडी से जुड़ा होता था, लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा परेशान है। तो वो कहाँ जाएगा? बिजली मिल नहीं रही, डीजल महंगा हो गया, उर्वरक मिल नहीं रहा। तो ये जो पश्चिम की बेल्ट है, वो किसी का भी वोटर रहा हो, भुगत कौन रहा है? किसान। और किसान तो सब लोग हैं ना। जैसे ही बदलाव का समय आएगा, वो उनका सारा वोटर हमारे बिना आरएलडी के। हालांकि आप लोगों ने 24 में मुजफ्फरनगर जीत लिया है। बिल्कुल जीता, हमने कैराना भी जीता, मुजफ्फरनगर भी जीता, हमने गठबंधन में वो सहारनपुर भी जीता। तो बिना उनके जीता, और इसीलिए जीता कि जनता एकजुट हुई थी। जनता जो खिलाफ का मत है वो एकजुट हुआ। तो आज वो खिलाफ का मत 24 के बाद में और बढ़ गया है और कलेक्ट हो गया है। तो आप जब 27 में परिणाम देखेंगे तो बहुत चौंकाने वाले हैं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ सिकंदर यादव जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी का कई एक कार्यकर्ता जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो आने वाले समय में वो आंकड़े देगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कि जिसको किसी की भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अब सबकी निगाहें हैं। समाजवादी पार्टी 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ती है, कैराना जीतती है वो। मुजफ्फरनगर जो जाटों की राजधानी कही जाती है, और आरएलडी जो है वो कही जाती है कि जो बहुतायत जो वोट हैं, चौधरी चरण सिंह हो, चाहे अजीत सिंह रहे हो, चाहे जयंत चौधरी रहे हो, ये लोग जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। तो उनके गढ़ में, जाटों की राजधानी में समाजवादी पार्टी हरिंदर मलिक अपना लोकसभा का सांसद बनाते हैं वो लोग। तो उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी जो है तैयारी में लगी हुई है। अब 24 में जो पीडीए का फॉर्मूला था, उसी के तहत वो लोग अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। हालांकि भाजपा जो है वो भी पूरी तरह से चुनौती तैयार है, लेकिन उसके सामने जो है मुद्दे बड़े हैं। चाहे वो जेएनजी का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला हो, नौकरी, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं, भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हैं। अब देखना ये हो कि आने वाले समय में कौन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार बड़ी सीटों के साथ बढ़त बनाने में कामयाब होता है। अखिलेश जी की जो रैली है, संभावित जो रथ यात्रा है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ही शुरू होने की बात है, खबरें आ रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय देना मत भूलिएगा। और एक और सवाल है, आरक्षण को खत्म करने की जो बहस इस देश में चली है, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? उस पर भी आप लोग की राय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में जातिवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर कहीं किसी दलित को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है तो वहाँ पर उसकी जाति पूछ कर ही मारा जाता है। किसी दलित की गटर में सफाई करते वक्त मौत हो जाती है तो वहाँ भी वो जाति है कि जो उसकी सफाई करने पर वो मजबूर है। आप देखिए कि ब्राह्मण जो है वो वर्षों से, 2000 साल से वो पूजा करने का जो भी है 100% का जो ठेकेदारी है, उसके पास आरक्षण है। तमाम वो मुद्दे हैं। आप सोचिए, बहस होगी तो खुले किताब में होगी और सबके सामने होगी, तो सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।